मैग्नीट्यूड का मतलब है, जैसे मैंने बोला कि यहां से 5 किलोमीटर दूर है, तो किलोमीटर हो गया यूनिट, मैग्नीट्यूड हो गया ये वैल्यू, 5 क्या हो गया मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे 19 यानी कि 1900 तक, 1900 ईयर्स तक एक कंक्लूजन बन गया एटम के बारे में कि हमारा जो एटम है उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज है। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4 साइंस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा था, इट वॉज अबाउट दी एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल का सोल फोकस ये था कि कैसे मैटर फॉर्म होते हैं। जो हम लोग मैटर डिस्कस किए थे, हमें मैटर पता है, अलग अलग फेज होते हैं, कैसे मैटर फॉर्म होते हैं, कैसे इसके डिफरेंट फॉर्म ऑफ फेजेस बनते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किस तरीके से बनते हैं। सो इट वाज द फंडामेंटल। एटम्स जो है डिफाइन करता था कि किस तरीके से ये अरेंज होके एक अलग तरीके से जो है अलग अलग तरह के मैटर्स फॉर्म करता था। इसी थियरी में, इसी कंसेप्ट में हम लोगों ने ये भी पढ़ा जो जॉन डाल्टन ने थियरी दिया। इस पूरे स्ट्रक्चर का, इस पूरे स्टडी का फंडामेंटल बेस ये था कि जो आपका एटम होता है वो इनडिविजिबल, यानी कि आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। पर क्या वाकई में? बात ये है, हम लोग जो अभी तक जो ये स्टोरी पढ़े थे, यानी जॉन डाल्टन का भी अगर ले लें, 1803 में इन्होंने ये थियरी दिया था। पर एट द सेम टाइम उसी समय में लोगों में एक और थॉट भी चल रहा था, एक और थॉट चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। उस टाइम पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट जो है वो डेवलप हो गया था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लोगों के अंदर ये क्वेश्चन था ना कि अगर मान लो, सपोज सोच के देखो, अगर मान लो कोई एक मैटर, कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, तो इनके हिसाब से एक एटम फ्लो होगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये सारा का सारा मैटर डिटीरियोरेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट आया कहां से? ये भी ऐसा नहीं है कि अचानक से ये कंसेप्ट आ गया। 1600 बीसी में फर्स्ट टाइम ग्रीक के एक फिलोसोफर थे, ग्रीक के फिलोसोफर, नाम था उनका थेल्स। इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया कि जब भी किसी एम्बर को किसी वुलन क्लॉथ या फिर फर से हम लोग रब करें, फर का मतलब वुलन क्लॉथ से अगर रब करें, यानी कि उसको थोड़ा सा घिसेंगे, तो इसके अंदर अट्रैक्शन की क्वालिटी डेवलप हो जाता है। अब अगेन, जब आप पढ़ाई करते हो आपको छोटी छोटी बातों का विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए। ये सब बातें जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये आपके बुक में नहीं है, बट इसको आगे डिस्कस करने के लिए एक प्रॉपर लॉजिकल कनेक्शन डेवलप कर रहा हूं, ताकि आप इससे अगले फेज में जाने के लिए एक लॉजिकली तरीके से आप जुड़ जाओ। और मेरा मानना है हर एक स्टडी का एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जरूर आपको पता होना चाहिए। ये आपके नॉलेज को और ज्यादा डिफाइन करता है और ज्यादा बेहतर बनाता है। तो इन्होंने पाया एम्बर जो है ये अट्रैक्ट करने की इसके अंदर क्वालिटी आ गई। लेकिन अब एम्बर क्या है ये भी तो होना चाहिए ना। माइंड में हर एक बात का, हर एक शब्द का क्लियर विजुअलाइजेशन होना चाहिए। सो एम्बर क्या होता है बेसिकली? जब हम बात करते हैं किसी हायर लैटिट्यूड कंट्रीज, जैसे कि कनाडा हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए, स्कैंडिनेवियन जैसे कि फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, वहां पे और भी सारे कंट्रीज हैं जैसे कि एस्टोनिया हो गए, बहुत सारे। तो इन कंट्रीज में
कोनिफेरस ट्रीज होते हैं। क्या होते हैं? कोनिफेरस ट्रीज। कोनिफेरस इस तरीके के ट्री होते हैं। अरे ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, क्रिसमस, नहीं देखा तो पिटोगे। कोनिफेरस ट्रीज होते हैं स्पेशली, ऐसे कई तरीके के, स्पेशली मान लो एग्जांपल के लिए पाइन हो गया, सीडार हो गया, और भी कई सारे। तो ये जोन क्या है? हम लोग बोल रहे हैं हायर लैटिट्यूड। हायर लैटिट्यूड पे बहुत ही कोल्ड सीजन होता है हमेशा, मतलब मान के चलो कोल्ड सीजन रहता है। इस कोल्ड सीजन के कारण बहुत ही नैरो टाइम पीरियड रहता है जिसमें ट्री को ग्रो करना रहता है। ट्री को ग्रो भी करना है, साथ में खुद को प्रोटेक्ट भी करना है किसी भी तरीके के बैक्टीरिया को। अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग रिलीज करते थे गम। आई थिंक गम को आप अच्छे से विजुअलाइज करते हो, क्योंकि सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ गम तो है। तो गम रिलीज करते हैं, इसी को रेजिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेजिन। गम जो निकला वो मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये एम्बर में कन्वर्ट हो जाता है, एक तरीके के रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ये बिकम रॉक। इसी रॉक को बोला जाता है एम्बर। क्या बोल रहे हैं इसको? एम्बर। लेकिन इससे अच्छी बात सुनो, खास बात यह है, इसी एम्बर को हम लोग ग्रीक लेटर में बोलते हैं, ग्रीक शब्द में बोलते हैं, ग्रीक में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कहां से ये आया कंसेप्ट। और ऐसा नहीं रहा, थेल्स जो है उस टाइम के साइंटिस्ट थे 600 बीसी के, इन्होंने अच्छा खासा इसका डॉक्यूमेंटेड किया, प्रॉपर वे से इसको बारे में नोट भी बनाया कि ऐसा चीजें हो रहा है। कट टू दी 17th सेंचुरी, क्योंकि बीच में तो साइंटिफिक डेवलपमेंट उस तरीके का हुआ नहीं। 17th सेंचुरी में एक मतलब 1600 में समथिंग में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट। इन्होंने, विलियम गिलबर्ट बेसिकली जो क्वीन हुआ करती थी उनके फिजिशियन थे। इन्होंने वापस से कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेके आए डिस्कशन में। ही एक्सप्लेन अबाउट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दिस थिंग। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी वही बात कि जब भी कोई चीज हम लोग रब कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का जो है बिहेवियर डेवलप हो जा रहा है, जिसके कारण वो चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। 1730s में एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुए। देखो इन सब चीजों को आपको लिखना नहीं है, ठीक है, मत बनाओ इसका नोट, आपके एग्जाम में कहीं से भी नहीं आने का। लेकिन जरूरी है कि हमारा एक लॉजिकल कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपके बुक में बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, ये थोड़ा सा हैवी है बट जरूरी है। तो साइंटिस्ट थे चार्ल्स डुफे। इन्होंने क्या किया, एक ग्लास लिया, ग्लास रॉड को रब किया तो ये अट्रैक्ट करने लगा चीजों को अपनी तरफ, ये अट्रैक्ट करने लगा। सेम इन्होंने क्या किया, वापस से एक एम्बर लिया, ये भी अट्रैक्ट करने लगा, ये तो अट्रैक्ट कर ही रहा था। लेकिन इनका माइंड तब डेवलप हुआ कि जब इन्होंने इन दोनों को साथ में लेके आए, यानी ग्लास और एम्बर, जब दोनों को साथ में लेके आए तो दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, ग्लास और एम्बर दोनों को अट्रैक्ट कर रहे थे। साथ में जब दो ग्लास और ग्लास के ऑब्जेक्ट को लेके आए तो वो रिपेल करने लगे, तो ये तो आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन जब सेम ग्लास मटेरियल लेके आए इसके पास में तो रिपेल करना शुरू कर दिए। ये क्या करने लगा, ये भागने लगा दूर,
एक दूसरे से। ऐसे ही जब एम्बर एम्बर लेके आए तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करने लगे। तो इनको एक बात समझ में आया कि कुछ जो मटेरियल्स हैं वो ग्लास के जैसे हैं, उनके अंदर ग्लास की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए उसका नाम दिया गया, जो प्रॉपर्टी है ग्लास वाला प्रॉपर्टी, उसको बोला गया विट्रियस। क्या बोला गया? विट्रियस। यही ग्लास को ही बोला जाता है अलग लैंग्वेज में। और जिस मटेरियल में जो अट्रैक्ट करेगा उसको बोला गया एम्बरस। मीन्स कुछ मटेरियल्स, कुछ मैटर्स ऐसे, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे जिसके पास विट्रस वाली प्रॉपर्टी है, विट्रस नेचर है, कुछ एम्बरस नेचर है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिसके पास कोई नहीं। और आगे चल के कुछ ही समय बाद, ये हम लोग 1730, और आप याद रखना एटम के बारे में कहानी चल रहा है 1803 में। आगे चल के 1750 में बेंजामिन हुए साइंटिस्ट। इनका एक बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट है काइट एक्सपेरिमेंट, जहां पे लाइटनिंग होता है। तो वो भी इनका मानना था कि ये हैवी इलेक्ट्रिसिटी जोन है, और ये ट्रांसफर होता है। उनका जो चेन लगा रखा था, एक की चेन लगा रखा था उस काइट को उड़ाने में, तो इनको ये समझ में आ गया कि जो कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। तो इन्होंने टर्म दिया कि कहीं पे चार्जेस जो है पॉजिटिव है और कहीं पे निगेटिव, और यहां से पॉजिटिव निगेटिव का कंसेप्ट आया। और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रहा है, वो कहां से हो रहा है? जहां पे पॉजिटिव का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और निगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। और इधर वाले जो साइंटिस्ट थे उनको ये समझ में आने लगा कि यार जब चीजें फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, तो उसमें अगर मान लो इनके हिसाब से सिर्फ एटम होना चाहिए, फिर तो एटम फ्लो होना चाहिए। तो कुछ तो एटम के अंदर है। तो एटम को जो है अब चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाने लगा। 1830 में जो है, 1830 में, जो एक बड़े ही फेमस साइंटिस्ट है, आप आगे चल के उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे, माइकल फैराडे, उन्होंने कंसेप्ट दिया आयंस का। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे डिस्कस भी किया हुआ है। तो ये समझ में आया कि आगे हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज पार्टिकल्स के बारे में, इस चार्ज बिहेवियर के बारे में। ठीक है, इसको मिटाता हूं, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। तो अब तक के डिस्कशन से एक बात तो कंक्लूजन हो गया कि अगर हम लोग कोई भी टू ऑब्जेक्ट रब करते हैं, स्पेशली कोई रेजिन हो और अगर कोई फर, तो हमने ये पाया कि दे बिकम चार्ज्ड, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब एक होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होगा निगेटिव चार्ज। ये वाला कंसेप्ट किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कब दिया था? 1750s में। जॉन डाल्टन का कंसेप्ट कब था? 1803 में, अबाउट द एटम। तो सबसे बड़ा प्रश्न यहां पे यही उठ गया, देयर इज अ बिग क्वेश्चन, कि ये चार्ज फ्रॉम वेयर, चार्ज आया कहां से? सोच के देखो कि आपने दो मैटर यूज किया, दो ऑब्जेक्ट यूज किया, रब किया, दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज बिकॉज पीपल अवेयर अबाउट द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही था ना कि ये चार्ज आया कहां से। यहां से एक आइडिया मिला जो लीड किया, ये एक तरीके से पाथ दिया कि हम लोग सोच सके देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम डिवाइड हो सकता है। और इसके स्टडी को अब क्या करने लगे, साइंटिफिक कम्युनिटी जो है इस
लेवल के, यानी कि एटम के भी अंदर के लेवल के स्टडी को करना स्टार्ट किया, जिसको बोला जाता है सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स मिलेंगे उनको बोला जाएगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसकी स्टडी शुरू हो गई, फिगर आउट करने की कोशिश किया गया। उसी समय पर, उसी टाइम पर जो है एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट होता था, जिसको बोलते थे कैथोड रे ट्यूब। काफी सारी चीजें इससे जो है एक्सप्लोर हुई। अब कैथोड रे ट्यूब का मतलब क्या है, अच्छे समझो। कैथोड का मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था। कैथ टर्म रिप्रेजेंट करता है डाउन, एंड ओड जो इसका अलग जो शब्द है ये रिप्रेजेंट करता है पाथ को। जैसे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन का पाथ, ठीक है। रे रिप्रेजेंट करता है पाथ को, जैसे लाइट रे या एक्स रे, गामा रे। मींस गामा अगर यहां से पास हुआ, जैसे ये गामा रे पास हुआ, तो जब मैं कहूंगा गामा रे तो मैं किसी गामा के एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं। बड़े माइन्यूट माइन्यूट बातें हैं, बात समझो। मैं किसी एक पार्टिकल की बात नहीं कर, मैं इस पूरे पाथ को डिस्कस कर रहा हूं। सो रे रिप्रेजेंट करता है एक पाथ को, ट्यूब रिप्रेजेंट करता है ट्यूब को। तो होता क्या था कि ये लेते थे ट्यूब, उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट जो करते थे तो क्या करते थे, एक ट्यूब ले लिए, इस ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज कनेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए। तो इधर से मान लो निगेटिव चार्ज लगा दिया, मान लो ये मेरा हाई वोल्टेज सोर्स है, हाई वोल्टेज सोर्स, और इधर प्लस, ये हो गया प्लस। अब इनको क्या करते थे, क्लोज कर दो। क्लोज करने के साथ साथ इनके बिहेवियर को समझने के लिए एक तो यहां पे हम लोग लगा देते थे, ओपनिंग रहता था, जिससे जो इनके बीच में फ्लो हो, किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, तो यहां पे लो प्रेशर क्रिएट कर, यहां से प्रेशर रिलीज करने के लिए, प्रेशर टू रिड्यूस प्रेशर, टू रिड्यूस प्रेशर, ये एक तरीके का ओपनिंग था। अब इन्होंने क्या, अब ये क्या है, ये कैथोड है, कैथोड, जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। अब हुआ क्या कि इस प्लेट पे आके इलेक्ट्रॉन यहां पे आके बैठ गए। सपोज ये हमारा प्लेट है, जैसे हाई वोल्टेज सप्लाई किया, यहां पे सारे उस पे जो है हर जगह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्लो बैठ गए। अब दे आर रेडी टू मूव, इनको बस पाथ चाहिए था। इधर देखे कि ये जो है पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव करता है, एनोड बोलते हैं इसको। तो यहां से इलेक्ट्रॉन मूव होके इधर की तरफ जाने लगा। ये सारी चीजें, तो इतना तो समझ में आ गया ना कि जो कुछ भी यहां पे है वो मेरा इसकी तरफ, यानी कि ये पॉजिटिव साइन है, तो निगेटिव की तरफ, यानी कि जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है उसके ऊपर चार्ज मेरा निगेटिव है। अगेन ये जो कन्वेंशन हम लोग एज्यूम करते हैं वो मतलब आर्बिट्ररी होता है, छोड़ो थोड़ा ज्यादा हैवी जा रहा है, बस इतना समझो। तो हुआ क्या कि कैथोड रे ट्यूब के हेल्प से एक थे साइंटिस्ट ई गोल्डस्टीन, इन्होंने 1886 में
क्या किया था कि यही एक्सपेरिमेंट किया, इसमें थोड़े गैसेस डाल दिए और ये जो वाला ट्यूब था इसमें थोड़े छेद कर दिए, तो इनको पता चला कि जैसे मान लो ये गैसेस है, एक तरीके से गैस का एटम होगा कुछ, तो जब इलेक्ट्रॉन ने इस पे हिट किया इधर से, तो ये जो इसकी तरफ मूव होने लगे और ये मूव होने के बाद इनके अंदर से निकलकर यहां पे हिट किए, तो यहां पे इन लोगों ने फ्लूरोसेंस लगा रखा था, यानी कि अगर कोई भी चीज उस पर हिट करोगे तो वो लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो इससे हमें ये आइडिया मिल गया कि कुछ हिट कर रहा है तो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन्होंने इसको बोला पॉजिटिव, या बोल लो इनको बोला कैनाल रेज। कैनाल रेज, कैनाल का मतलब होल, जो होल से पास होके आ रहे हैं, इधर से कुछ जो है आ रहे हैं। ये 1886 में बताया कि कुछ जो गैसेस है, गैस हमारा जो है उसमें से कुछ ऐसा हो जा रहा है कि ये इसी की तरफ, इसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें निगेटिव सप्लाई दे रखा है तो मैं ये मान लिया कि ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव रेज के बारे में बता दिया। बाद में जो है 1920 और 1919 में जो रदरफोर्ड थे उन्होंने इसका नाम दिया, रदरफोर्ड उन्होंने इसका नाम दिया प्रोटॉन। वो भी उन्होंने जब इसमें हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया। प्रोटॉन इसलिए उन्होंने ये कहा कि जितने भी एलिमेंट हैं उसके अंदर जो प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन के अंदर है, वही सारे एलिमेंट, वही सब एटॉमिक पार्टिकल जो है सारे के सारे एलिमेंट में मिलते हैं। तो क्योंकि ये प्राइमरी था, हाइड्रोजन को इन्होंने क्या माना, फर्स्ट। प्रोटॉन शब्द का भी मतलब होता है फर्स्ट, तो ये चीज दिया। दूसरा, इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ 1900 में जे थॉमसन के द्वारा। उन्होंने बताया कि इन्होंने तो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन के बारे में डिफाइन किया था कि एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल से जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, उन्होंने भी यही चीज ऑब्जर्व करके बताया, ये सारी चीजें। तो लगभग 1900 तक एक आइडिया मिल गया कि जो एटम है ना, एटम वो दो तरीके के पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। वो क्या था, एक है हमारा पॉजिटिव और एक है हमारा निगेटिव। तो यहां पे 19 यानी कि 1900 तक, 1900 ईयर्स तक एक कंक्लूजन बन गया एटम के बारे में कि हमारा जो एटम है उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, कुछ निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इनकी हेल्प से पता चल गया था। अभी प्रोटॉन के बारे में नहीं पता, हाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इन्होंने बता दिया था। लेकिन अभी प्रोटॉन के बारे में नहीं पता, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के बारे में पता है। अब क्या होगा, अब आगे यही होगा कि हम लोग ये समझेंगे कि कैसे अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश किया कि ये प्रोटॉन और निगेटिव, यानी कि जो पॉजिटिव और निगेटिव है वो किस तरीके से अरेंज है। तो वो अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफाइन किया इसको। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये चीज समझाना जरूरी था, मुझे पता है कि थोड़ा हैवी लग रहा होगा, हैवी नहीं है भाई। आपकी बुक में ये डिस्कशन में तो मैं इसका विजुअलाइजेशन दे दिया कि कैसे इसमें क्या हो रहा है, इसके बारे में भी। अदरवाइज क्या होगा, अगेन अगर आप इन टर्म्स को नहीं समझोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो 1886 में गोल्डस्टीन ने ये बता दिया कि देयर इज ए सम कैनाल रेज, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स कुछ तो हैं जो कैनाल, यानी कि इन्होंने क्या किया था, जो कैथोड प्लेट लगाया था उसके अंदर होल बना दिए थे, परफोरेटेड इसको बोला जाता है, होल बना दिए थे, और वो होल से ही वो रेज आए थे, इसलिए उसको बोला गया कैनाल रेज। ठीक, तो अब तक कंक्लूजन हो गया हमारे पास एटम के अंदर जो सब एटॉमिक लेवल पे कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। अब इसी के बेसिस पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इस एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश की, उसको ही देखेंगे हम लोग, मिटाते इसको। सो द फंडामेंटल कंसेप्ट जो डाल्टन ने ये दिया था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, अब एटम को डिवाइड भी कर सकते हैं। 1900 की अगर हम लोग बात करें तो अब तक हमारे पास एक कंक्लूजन ये भी आ गया कि एटम को डिवाइड भी कर सकते हैं, और साथ में हमें ये भी पता चल गया कि इसमें
पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। इतना आइडिया आ गया, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये था, इस टाइम पर प्रॉब्लम ये था कि इस बात को फिगर आउट करना, ये पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज हाउ दे अरेंज्ड, ये आपस में कैसे अरेंज है, इसके बारे में फिगर आउट करना। तो जो डाल्टन, ये बात भी अच्छे से क्लियर समझो, जो डाल्टन का थ्योरी दिया गया है वो ठीक है, एक पॉइंट पे गलत हुआ, बट कहने का मतलब ये साइंस ही अलग हो जाता है, वो केमिस्ट्री में आज भी जस्टिफाइड है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में फिर जस्टिफाइड होता है। थियरी नो डाउट वो एक लिमिटेड लेवल तक ही है, उसके बियॉन्ड जब हम जाते हैं तो फिर ये जस्टिफाइड होने लगता है। तो खैर हम लोग आगे बढ़ते। तो इसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए कि किस तरीके से एटम के अंदर जो है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कैसे जो है अरेंज हो रहे हैं खुद को, इसको डिफाइन करने के लिए जे थॉमसन प्रपोज्ड एटॉमिक मॉडल। इन्होंने क्या किया, अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। जे थॉमसन की अगर बात करें तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला 1906 में। तो अब क्या कर रहे हैं ये जो है उस एटॉमिक मॉडल का, यानी कि किस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव अरेंज है उसके बारे में, आप इसे ये भी कह सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बताया। तो इन्होंने बताया क्या, इन्होंने कहा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से अरेंज है, मींस चार्जेस अरेंज्ड लाइक क्रिसमस पडिंग। क्रिसमस पडिंग का मतलब बेसिकली क्रिसमस के टाइम पे इनके यहां एक मीठा बनाया जाता था, डेजर्ट केक टाइप का, स्फेरिकल केक टाइप का। सपोज करो ये है, स्फेरिकल तो नहीं है, मान लो कट कर दिया, और इसके ऊपर जो है क्या लगे हैं, ड्राई फ्रूट्स। ये ड्राई फ्रूट्स है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है केक का, इंटायर स्फेरिकल पार्ट ऑफ केक, स्फेरिकल पार्ट जो है वो ऐसा है जैसे पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स है, जो पडिंग है, ड्राई फ्रूट्स वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, या कह लो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। अब देखो, आप ये बात भी अच्छे से समझो, इंसान हमेशा अपने परसेप्शन के हिसाब से ही चीजों को डिफाइन करता है। जैसे ये ब्रिटिश थे, क्या थे, ब्रिटिश, इनके आइडिया में क्या था, इसको लेकर एक आइडिया आया तो उन्होंने डिफाइन कर दिया। तो इट्स काइंड ऑफ ओपिनियन। एंड ब्यूटी ऑफ साइंस क्या है, साइंस का ब्यूटी ये है कि उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू, थियरी के थ्रू जो है क्रॉस किया जा सकता है। बट व्हाट इफ व्हेन वी टॉक अबाउट दी सोशल थिंग्स, एग्जाम्पल के लिए कोई पॉलिटिकल ओपिनियन या फिर कुछ और, तो कभी भी ये एक चीज समझ लो, पीपल डिस्कस और शेयर देयर ओपिनियन, अपने पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करते हैं, और उसका जरूरी नहीं है कि उसका जो प्रेजेंटेशन है वो सही हो। तो ये एक लाइफ में भी समझने की जरूरत है। सो ड्राई फ्रूट्स, इसी को हम लोग वाटरमेलन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि ये मेरा वाटरमेलन है, इसके अंदर जो सीड्स हैं, ब्लैक सीड्स, जो ब्लैक सीड्स हैं, बेसिकली इसको बस हम लोग एक एनालॉजी क्रिएट कर रहे हैं।
तो जो रेड एडिबल पार्ट है, रेड एडिबल पार्ट, वो क्या है? वो हमारा है पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम। और जो सीड्स है, ब्लैक सीड्स, वो क्या है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर इनको कंक्लूड करें, कंक्लूडेड, या फिर इन्होंने प्रपोज क्या किया, फाइनली इन्होंने प्रपोज किया कि जो एटम्स हैं, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर इन विच, जिसके अंदर, इन विच इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये आइडिया दे रहे हैं कि जो हमारा एटम है वो मान लो एक स्फीयर का स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, किससे? पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। और कहीं कहीं पे आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। कैसा? देखो इनका रेफरेंस क्या था, रेफरेंस ऑफ थिंकिंग इनका यही था, क्रिसमस पुडिंग। कहीं कहीं पे मान लो मीठा खा रहे, कहीं कहीं पे इनको जो ड्राई फ्रूट्स मिल जाता था। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब क्या है इसका? देखो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला कि यहां से 5 किलोमीटर दूर है, तो किलोमीटर हो गया यूनिट, मैग्नीट्यूड हो गया ये वैल्यू, 5 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। तो इनका मानना यह था कि जो भी इसके ऊपर चार्ज है, मान लो अगर -1 है तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो +1। इसके कारण क्या हो रहा है? सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसके बाद कई सारे साइंटिस्ट जो है इस चीज पे रिसर्च किए, अपने अपने थियरीज दिए। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे इनके दिए गए प्रपोजल को कैसे जो है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मना किया गया कि हाँ ये चीज गलत है और ये चीज जो है सही है। तो आगे के जो थियरीज दिए गए वो अलग साइंटिस्ट है, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और कुछ हैवी भी नहीं है, सिंपल चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे के टॉपिक को। ठीक है, थैंक यू।